एक सेकंड के लिए सोचो, आप एक वर्ल्ड मैप देख रहे हो, पर उस मैप पर ना जर्मनी है ना इटली। अजीब लग रहा है ना? वेल, 200 साल पहले ये बिल्कुल सच था। तो आखिर ये देश बने कैसे? आज हम टाइम ट्रैवल करने वाले हैं। हम उस बिखरे हुए यूरोप में जाएंगे और देखेंगे कि कैसे अलग अलग राजवाड़े मिलकर आज के पावरफुल नेशंस बने। ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये एक एपिक स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, उस टाइम का यूरोप ना एक जॉइंट फैमिली जैसा था। सोचो, एक किंग है और उनके अंडर बहुत सारे अलग अलग लोग रहते हैं। कोई जर्मन बोलता है, कोई फ्रेंच, कोई पोलिश। सबका कल्चर अलग, भाषा अलग, पर रहते सब एक ही घर यानी एम्पायर में है। इस सिस्टम को कहते थे मल्टीनेशनल डायनास्टिक एम्पायर्स। तो फिर ये नेशन स्टेट का आइडिया, जहां एक देश का मतलब एक टीम, एक आइडेंटिटी है, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? इस एक्सप्लेनर में हम इसी पजल को सॉल्व करेंगे। हमारे इस टाइम ट्रैवल जर्नी के 6 एक्ट्स हैं। हम शुरू करेंगे एक आर्टिस्ट के सपने से, फिर देखेंगे फ्रांस में क्रांति की आग कैसे भड़की। उसके बाद आइडियाज की एक जबरदस्त टक्कर होगी। फिर हम लाइव देखेंगे इटली और जर्मनी का जन्म, और आखिर में हम समझेंगे कि कैसे ये देश प्रेम दुनिया पर कब्जा करने की सोच यानी इंपीरियलिज्म में बदल गया। सो सीट बेल्ट्स ऑन, लेट्स गो। ओके, एक्ट 1। साल है 1848। हम मिल रहे हैं एक फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोर्यू से। उस दौर में जब हर तरफ राजा रानी का राज था, सोर्यू ने एक ऐसी दुनिया का सपना देखा जहां सभी देश आजाद होंगे, जहां लोगों का राज होगा, जिसे उसने नाम दिया डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। राजा रानी नहीं, सिर्फ लोग। एक बहुत ही रैडिकल सपना था उस टाइम के लिए। अब जरा सोर्यू की इस पेंटिंग को देखिए। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, एक पूरी कहानी है। यूरोप और अमेरिका के लोग, मर्द और औरतें, एक लंबी ट्रेन जैसी लाइन में चल रहे हैं। सब अपने अपने देश के झंडे और कपड़ों में हैं। वो आगे बढ़कर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को प्रणाम कर रहे हैं। लिबर्टी के एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट यानी ज्ञान की मशाल है, जो अंधेरे को दूर कर रही है, और दूसरे हाथ में है चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, इंसानी अधिकारों का मैनिफेस्टो। और जमीन पर देखो, राजाओं के टूटे हुए ताज, उनके शाही डंडे, सब बिखरे पड़े हैं। ये सिंबल है कि एक पुराना वक्त खत्म हो रहा है और नया शुरू। सॉरी का ये सपना यूटोपियन था, मतलब एक ऐसी परफेक्ट दुनिया जो इतनी अच्छी है कि उसका सच होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगे। बिल्कुल वैसे जैसे आप सोचो कि एक ऐसी क्लास हो जहां टीचर के आने से पहले ही सब शांत बैठे हैं और होमवर्क रेडी है। परफेक्ट, पर थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है ना? उस समय के लिए जहां राजाओं का बोलबाला था, ऐसी आजाद दुनिया का सपना देखना ही अपने आप में एक क्रांति थी। और वो टूटे हुए ताज किसके थे? वो थे एब्सोल्यूटिस्ट या निरंकुश शासन के। ये ऐसी सरकारें थी जहां राजा ही सब कुछ था। किंग की पावर पर कोई चेक नहीं, कोई लिमिट नहीं। सोचो, एक वीडियो गेम का फाइनल बॉस जिसके पास अनलिमिटेड हेल्थ और पावर है और जिसके लिए कोई रूल्स नहीं है। वैसा ही था एब्सोल्यूटिस्ट सिस्टम। तो जमीन पर पड़े वो चिन्ह उस अनलिमिटेड पावर के एंड का सिंबल थे। तो इस पेंटिंग का टेकअवे क्या है? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार नेशन स्टेट के आइडिया को एक तस्वीर देती है, एक चेहरा देती है। इससे पहले लोग कहते थे मैं इस राजा का हूं। अब आइडिया आ रहा था मैं इस देश का हूं। बिल्कुल जैसे स्कूल में आप सिर्फ अपनी क्लास के बारे में नहीं, बल्कि हम सब एक स्कूल के हैं वाली फीलिंग रखते हो। यही फीलिंग, यही कॉमन आइडेंटिटी नेशन स्टेट की नींव है। इस पेंटिंग ने वो बीज बोया था। चलिए अब टाइम मशीन में थोड़ा और पीछे चलते हैं। साल है 1789, जगह फ्रांस। यहाँ वो चिंगारी जली जिसने पूरे यूरोप को नए आइडियाज की आग से या तो रोशन कर दिया या जला दिया। वेलकम टू एक्ट 2, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने सब कुछ बदल दिया। इमेजिन करो, एक फैमिली का रिमोट कंट्रोल हमेशा पापा के हाथ में रहता है। अचानक सब डिसाइड करते हैं कि अब से रिमोट सबके पास आएगा। पावर ट्रांसफर हो गई। फ्रांस में यही हुआ। पावर यानी सॉवरेनिटी राजा के हाथ से निकलकर देश के सिटीजन्स के हाथ में आ गई। नए शब्द आए, लापात्री यानी पितृभूमि और ले सितवाइयां यानी नागरिक। ये देश मेरा घर है और हम सब फैमिली हैं वाली फीलिंग थी। राजा का झंडा हटाकर नया तिरंगा झंडा लाया गया। पूरे देश में एक जैसे कानून, एक जैसे नापतौल लागू किए गए। और जब फ्रेंच आर्मीज दूसरे देशों में गई तो वो अपने साथ ये नेशनलिज्म का पावरफुल आइडिया भी ले गई। और फिर आया नेपोलियन। हाँ, वो एक डिक्टेटर था, एक कॉन्करर था, लेकिन उसने 1804 में एक ऐसी चीज़ लागू की जिसने यूरोप को हमेशा के लिए बदल दिया, द नेपोलियनिक कोड। इस कोड ने जन्म से मिलने वाले सभी स्पेशल राइट्स खत्म कर दिए। मतलब अब राजा का बेटा होने से आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। कानून के सामने सब बराबर हो गए। नेपोलियन जहां भी जीत कर गया उसने ये सिस्टम लागू किया।
सो अनजाने में इन रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ का वो सबसे बड़ा स्प्रेडर बन गया। तो ये रेवोल्यूशन इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों था? इसका असली इम्पैक्ट ये था कि इसने दुनिया को दिखा दिया कि राजा का राज हमेशा के लिए नहीं होता। ये एक मिथ तोड़ने जैसा था। इसने प्रूव किया कि आम लोग, ऑर्डिनरी सिटीजन्स, अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। पावर का सेंटर पैलेस से निकलकर लोगों के बीच आ सकता है। ये एक उम्मीद थी, एक ब्लूप्रिंट था पूरी दुनिया के लिए। एक्ट 3, साल है 1815। नेपोलियन वाटरलू में हार चुका है और यूरोप के पुराने राजा महाराजा वापस आ गए हैं। उनकी कोशिश है जैसे वक्त को पीछे घुमा दें। चलिए वियना चलते हैं, जहां पुराने और नए आइडियाज की सबसे बड़ी टक्कर होने वाली थी। एक तरफ थे वो जो सब कुछ पहले जैसा चाहते थे, दूसरी तरफ वो जो बदलाव की आग को जिंदा रखना चाहते थे। इस स्लाइड पर देखिए, दो अलग अलग दुनियाएं टकरा रही हैं। 1815 में हुई कांग्रेस ऑफ वियना। यहाँ यूरोप के बड़े राजाओं ने मिलकर वापस से पुराना सिस्टम लागू कर दिया। इस सोच को कहते हैं कंजर्वेटिज्म, यानी पुरानी परंपराओं को बनाए रखना। लेकिन आप एक बार आइडिया को आज़ाद कर दो तो उसे वापस बॉटल में बंद नहीं कर सकते। 1821 से ग्रीस में आज़ादी की लड़ाई शुरू हो गई। 1830s तक लिबरलिज्म की लहर चल पड़ी। लोग अब संविधान, आज़ादी और इक्वल राइट्स मांगने लगे। और इन्हीं क्रांतिकारियों में से एक हीरो थे जुज़ेप्पे मज़ीनी, जिन्होंने एक यूनाइटेड इटली के सपने के लिए यंग इटली नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई। वो अंडरग्राउंड रहकर रेवोल्यूशन की आग जलाए हुए थे। और ये लड़ाई सिर्फ बंदूकों और तलवारों से नहीं, शब्दों और संगीत से भी लड़ी जा रही थी। इस मूवमेंट को कहते हैं रोमांटिसिज्म। इसमें आर्टिस्ट्स और पोएट्स ने साइंस और रीजन से ज्यादा इमोशंस, फोक सॉन्ग्स, लोक कथाओं और भाषा पर जोर दिया। उनका मानना था कि एक देश की असली आत्मा उसके कल्चर में बसती है। जैसे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स के फोक डांस और म्यूजिक हमें एक इंडियन होने की फीलिंग देते हैं, वैसे ही वहां भी हुआ। जब पोलैंड पर रशिया ने कब्जा करके उनकी भाषा बैन कर दी, तो उन्होंने अपने फोक डांस पोलोनेज और मजूरका को ही विरोध का प्रतीक बना लिया। कल्चर अब एक हथियार बन चुका था। सो लेट्स पॉज एंड थिंक। जैसे पोलैंड में पोलोनेज नेशनल सिंबल बन गया, आपके एरिया का कौन सा फोक डांस या सॉन्ग इंडिया के स्पिरिट को सबसे अच्छे से रिप्रेजेंट करता है? पंजाब का भांगड़ा, गुजरात का गरबा या असम का बिहू? हर डांस एक कहानी कहता है। आपकी कहानी कौन सी है? सोचिए और नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। तो इसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या है? असली लेसन ये है कि देश सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं होते। देश बनते हैं कविताओं में, गीतों में, पेंटिंग्स में। जंग जमीन पर होने से पहले लोगों के दिलों और दिमाग में लड़ी जाती है। कल्चर वो ग्लू है जो लोगों को जोड़ता है। एक फिल्म का पेट्रियाटिक डायलॉग या एक क्रिकेट मैच में इंडिया इंडिया का नारा, ये सब कल्चर की ही पावर है जो हमें एक टीम बनाती है। एक्ट 4, चलिए अब इटली चलते हैं। एक ऐसी जमीन जो उस वक्त 7 अलग अलग राज्यों में बटी हुई थी। हर राज्य का अपना राजा, अपना कानून। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे 3 कमाल के लोगों ने, एक आत्मा, एक दिमाग और एक तलवार ने मिलकर एक देश को जन्म दिया। द मेकिंग ऑफ इटली। ये है इटली के 3 आर्किटेक्ट्स। पहले जुज़ेप्पे मज़ीनी, जिसे हम द सोल या आत्मा कह सकते हैं। उन्होंने यंग इटली के जरिए एक यूनाइटेड इटली का सपना लोगों के दिलों में जगाया। वो आग थे। फिर आए काउंट कवोर, द ब्रेन या दिमाग। वो एक बहुत ही चालाक चीफ मिनिस्टर थे। वो जानते थे कि सिर्फ जोश से काम नहीं चलता। उन्होंने शतरंज की बाजी की तरह फ्रांस से दोस्ती की और ऑस्ट्रिया को हराया। और आखिर में जुज़ेप्पे गैरिबाल्डी, द सोर्ड या तलवार। वो एक असली हीरो थे। उन्होंने अपनी रेड शर्ट्स आर्मी के साथ सदर्न इटली को आज़ाद कराया। सोल, ब्रेन और सोर्ड, जब ये तीनों मिले तो इटली का बनना तय था। और इन तीनों की कोशिशों का नतीजा? 1861 में विक्टर इमैनुअल II को एक यूनाइटेड इटली का राजा घोषित कर दिया गया। एक बिखरा हुआ देश जिसे सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन कहा जाता था, अब एक हो चुका था। एक नए देश का जन्म हुआ था। इटली की कहानी इतनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये एक ब्लूप्रिंट बन गई, एक इंस्पिरेशन। इसने दुनिया को दिखाया कि अलग अलग लोकल कल्चर, अलग अलग बोलियों के बावजूद लोग एक नेशनल आइडेंटिटी के नीचे एक हो सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे इंडिया में हर स्टेट का कल्चर अलग है, पर जब ओलंपिक्स में कोई इंडियन एथलीट जीता है तो हम सब एक टीम बन जाते हैं। इटली ने इस टीम स्पिरिट का रास्ता दिखाया था। एक्ट 5। अब हम चलते हैं नॉर्थ की तरफ, जर्मन कन्फेडरेशन में। ये 39 अलग अलग स्टेट्स का एक ढीला ढाला ग्रुप था। यहाँ यूनिफिकेशन की कहानी मज़ीनी के रोमांस या गैरिबाल्डी की हीरोइक टेल्स जैसी नहीं है। ये कहानी है ठोस सियासत और फौजी ताकत की। ये कहानी है लोहे और लहू की। मिलिए जर्मनी के आर्किटेक्ट से, ऑटो वॉन बिस्मार्क। वो प्रशिया,
जो जर्मन स्टेट्स में सबसे पावरफुल था, उसके चीफ मिनिस्टर थे। उनका लिबरल सपनों, स्पीचेस या वोटिंग में कोई विश्वास नहीं था। उनका मानना था कि देश स्पीचेस से नहीं बल्कि ब्लड एंड आयरन यानी लोहे और लहू से बनते हैं, मतलब मिलिट्री पावर और जंग से। उन्हें सपोर्ट कर रही थी प्रशिया की डिसिप्लिन्ड आर्मी और उनकी एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी। वो एक प्रैक्टिकल आदमी थे, सपने देखने वाले नहीं, सपनों को सच करने वाले, अपने तरीके से। और उन्होंने वही किया जो वो कहते थे। बिस्मार्क ने 7 साल के अंदर एक मास्टर प्लान एग्जीक्यूट किया। उन्होंने 3 डिसाइसिव जंग लड़ी। स्टेप 1, 1864 में ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क को हराया। स्टेप 2, सिर्फ 2 साल बाद 1866 में ऑस्ट्रिया को ही हराकर जर्मन अफेयर से बाहर कर दिया। और स्टेप 3, आखिर में 1870 में फ्रांस को ऐसे प्रोवोक किया कि उसने जंग शुरू कर दी। और इस कॉमन दुश्मन के खिलाफ सारे बचे हुए जर्मन स्टेट्स प्रशिया के साथ आ गए। एक तीर से कई निशाने। हर जंग एक सोची समझी चाल थी। और इस मास्टर प्लान का ग्रैंड फिनाले जनवरी 1871 में वर्साई के शीश महल में, वही महल जो फ्रांस की शान था, प्रशिया के राजा विलियम फर्स्ट को जर्मन एम्परर घोषित कर दिया गया। ये फ्रांस के लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी और एक नए बहुत पावरफुल जर्मन एम्पायर के जन्म का ऐलान था। तो जर्मनी की कहानी क्या सिखाती है? इसने देश बनाने का एक नया रूथलेस मॉडल दिखाया। एक मॉडल जहां स्टेट पावर, डिप्लोमेसी और मिलिट्री स्ट्रेटजी सबसे इंपॉर्टेंट थी। इसके जन्म ने यूरोप का पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल दिया। इमेजिन करो, गली क्रिकेट में अचानक एक प्रोफेशनल प्लेयर आ जाए, पूरा गेम बदल जाता है ना? जर्मनी वो नया प्रोफेशनल प्लेयर था यूरोप के मैदान में। फाइनल एक्ट, देश तो बन गए, इटली एक है, जर्मनी एक है, लेकिन लोगों को उस देश का हिस्सा फील कैसे कराया जाए? और तब क्या होता है जब ये देश प्रेम की पावरफुल फीलिंग एक अंधेरे रास्ते पर चल पड़ती है? चलिए देखते हैं नेशनलिज्म का दूसरा और ज्यादा खतरनाक चेहरा। इसका एक तरीका था एलिगरी या रूपक, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जैसे आजादी, न्याय या देश को एक इंसान या चीज का रूप दे देना। जैसे हम भारत को भारत माता के रूप में देखते हैं, एक माँ जो अपने बच्चों की रक्षा करती है। ऐसे ही यूरोप में आर्टिस्ट ने देश को एक चेहरा दिया ताकि लोग उससे जुड़ पाएं, उससे प्यार कर पाएं। इस टेबल में देखिए, फ्रांस में उनके देश का प्रतीक बनी मैरियान, उनकी लाल टोपी आज़ादी का और तिरंगा देश का सिंबल था। जर्मनी में जर्मेनिया देश का चेहरा बनी, जिनके सर पर ओक के पत्तों का ताज था, जो हमेशा से हीरोइज्म यानी वीरता का प्रतीक रहा है। इन तस्वीरों ने लोगों को एक विजुअल आइडेंटिटी दी। अब उनका देश सिर्फ एक मैप नहीं, एक चेहरा था। लेकिन लेट 19th सेंचुरी में एक खतरनाक बदलाव आया। नेशनलिज्म यानी मेरा देश महान है, धीरे धीरे सिर्फ मेरा देश महान है और उसे दूसरों पर राज करना चाहिए में बदल गया। इसे कहते हैं इंपीरियलिज्म या साम्राज्यवाद। ये ऐसी सोच है जैसे मोहल्ले की क्रिकेट टीम ट्रॉफी जीतने के बाद सोचे कि अब पूरा प्लेग्राउंड ही हमारा है और यहाँ कोई और नहीं खेलेगा। अपने देश से प्यार दूसरे देशों से नफरत में बदलने लगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था बाल्कन्स। इसे यूरोप का पाउडर केग या बारूद का ढेर कहा जाता था। इमेजिन करो, एक पुरानी हवेली है, ये है ऑटोमन एम्पायर जो अब टूट रही है। उसके अंदर रहने वाले छोटे छोटे परिवार यानी बाल्कन स्टेट्स अब अपना अपना अलग कमरा चाहते हैं, लेकिन आज़ाद होते ही वो जमीन के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। और इस आग में घी डालने का काम करते हैं मोहल्ले के बड़े पावरफुल लोग जैसे रशिया, जर्मनी, जो सब इस हवेली की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। बस एक चिंगारी की देर थी और यही राइवलरी, यही टेंशन आगे चलकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण बनी। और यही है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक। नेशनलिज्म आग की तरह है। ये आपको ठंड में गर्मी दे सकती है, आपका खाना पका सकती है, मतलब लोगों को जोड़ सकती है, देश बना सकती है। लेकिन अगर यही आग कंट्रोल से बाहर हो जाए, एग्रेसिव और इनटॉलरेंट हो जाए, तो ये पूरे घर को, पूरी दुनिया को जलाकर राख भी कर सकती है, जैसा वर्ल्ड वॉर्स में हुआ। तो आखिरी सवाल ये है कि नेशनलिज्म आखिर है क्या? एक ग्लू जो एक देश को जोड़कर रखता है, या एक बॉम्ब जो पूरी दुनिया को तोड़ सकता है? शायद इसका जवाब इस बात में है कि हम इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं, प्यार करने के लिए या नफरत करने के लिए। सोचिएगा जरूर।